बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। चाइनीज हमले की सूरत में ताइवान की हिफाजत करेंगे, बाइडेन का ऐलान। अमरीकी पॉलिसी में अहम तब्दीली। चाइना को कमजोर न समझें, बीजिंग का सख्त जवाब। कहा खुद मुख्तारी का मामला है। मंगल को टोक्यो में होगी क्वाड समिट। अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स हिस्सा लेंगे। मोदी ने टोक्यो में की बिजनेस लीडर्स से मुलाकात। कहा जापान इंडिया की तरक्की का अहम पार्टनर है। दुनिया रशिया के खिलाफ और पाबंदियां लगाए, डेवोस फोरम से ज़ेलेंस्की का खुसूसी खिताब। दुनिया भर में 100 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर, यूएन रेफ्यूजी एजेंसी की चौंका देने वाली रिपोर्ट। कहा बहरानों को हल करने के लिए काम किया जाए। रेवोल्यूशनरी गार्ड कर्नल की हलाकत के लिए इस्तेमारी ताकतें जिम्मेदार हैं, रईसी का इल्जाम। कहा ईरान बदला लेगा। पेरिस में कतरी सफारतखाने के अंदर हमला, सिक्योरिटी गार्ड हलाक। ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई मुकम्मल। मंगल को फैसला। हिंदू फरीक ने कहा इबादतगाह कानून खत्म किया जाए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने चाइना को ताइवान के ताल्लुक से वार्निंग दी है, जिसके बाद चाइना ने जवाबी वार करते हुए अमरीका को खबरदार किया कि वो बीजिंग को कमजोर न समझे। बाइडेन ने जापान में चाइना को वार्निंग दी, जिसके बाद बीजिंग ने कहा कि ये चाइना की खुद मुख्तारी और इलाकाई यकजहती का मसला है, चाइना इस पर कोई समझौता नहीं करेगा। बीजिंग में वजारत खारजा के तर्जुमान ने बाइडेन के बयान पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि किसी को चाइनीज अवाम के जज्बे को कमजोर नहीं समझना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि अगर चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो अमरीका ताइवान की हिफाजत करेगा। इस तरह बाइडेन ने अमरीका की कई दहाकों की पॉलिसी में तब्दीली का इशारा दिया। ताइवान के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए टोक्यो में बाइडेन ने कहा कि ताइवान की हिफाजत हमारा वादा है। वो जापानी वजीर आजम फोमियो किशिडा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमरीका वन चाइना पॉलिसी से इत्तेफाक करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ताइवान को ताकत के जोर पर हथियाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में ऐसी ही कोशिश की गई है जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है। एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं कि चाइना भी आने वाले वक्त में ऐसा ही कदम उठा सकता है। ताइवान की हुकूमत ने बाइडेन के इस बयान पर खुशी का इजहार किया कि अमरीका उसकी हिफाजत के लिए आएगा। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चाइना से आबनाए ताइवान की सिक्योरिटी का खतरा है। बीजिंग के ताल्लुक से इजहार ख्याल करते हुए ताइवान के तर्जुमान ने कहा कि हमारी हुकूमत आज़ादी, जमहूरियत और सिक्योरिटी की हिफाजत की पाबंद है। क्वाड छोटी कॉन्फ्रेंस मंगल को होगी। इस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। मोदी के अलावा अमरीकी सदर जो बाइडेन, जापान के वजीर आजम फोमियो किशिडा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया पैसिफिक इलाके में चाइना की सरगर्मियों के बारे में खुसूसियत के साथ गौर किया जाएगा। वजीर आजम जापान के 2 दिन के दौरे पर हैं, वो कई प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। मोदी ने एक होटल में इंडियन कम्युनिटी के अरकान से मुलाकात की। वो कई बिजनेस सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा वो जापान के वजीर आजम, अमरीका के सदर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज से मुलाकात करेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शंस हुए थे, जिनमें एंथनी एल्बनीज की लेबर पार्टी ने कामयाबी हासिल की।
मोदी ने जापान के बिजनेस लीडर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने की दावत दी और कहा कि वो इंडिया को टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के सफर में शामिल हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने टोक्यो में कहा कि जापान इंडिया में मुसलसल तब्दीली का एक लाजमी पार्टनर है। मोदी ने कहा कि इंडिया में बिजनेस करने के तरीकों को आसान बनाया जा रहा है, मौशी सुधार लाया जा रहा है, बिजनेस के लिए तरगीबें दी जा रही हैं और ऐसे मौके दिए जा रहे हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मोदी ने इंडिया और जापान को फितरी पार्टनर्स करार दिया। मोदी ने कहा कि क्वाड समिट एक मौका है कि रुकन मुल्क अब तक की गई प्रोग्रेस का जायजा लें। ऑस्ट्रेलिया के नए वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने क्वाड समिट से पहले हलफ लिया। एल्बनीज़ ने कैनबरा में एक मुख्तसर तकरीब में हलफ लिया। उनके साथ 4 वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें नई वज़ीर ख़ारजा पेनी वांग भी शामिल है, जो उनके साथ जापान का सफ़र करेंगी। ट्रेजरी सेक्रेटरी की हैसियत से जिम चेल्डर्स और वज़ीर फाइनेंस की हैसियत से गेटी गैलन ने भी हलफ लिया। बात करते मिडल ईस्ट की। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक कर्नल के कत्ल के लिए दुनिया की इस्तेमारी ताकतों को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा। उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। ईरान के दारुल तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक कर्नल को उनके घर के पास गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस जुर्म में इस्तेमारी ताकतों का हाथ है। वो ईरान के मुजाहमत के सिपाहियों के साथ लड़ाई में नाकामी के बाद इस तरह की दहशतगर्दी के हथकंडों पर उतर आए हैं जिससे दुश्मनों की बौखलाहट का इजहार होता है। उन्होंने मस्कत दौरे के दौरान ये बात कही। वो अम्मान के सुल्तान हिशाम बिन तारिक की दावत पर यह दौरा कर रहे थे। उन्होंने ईरान के ओहदेदारों से कहा कि वो इस कत्ल की तहकीकात करें। इस वाक़े में जो इतवार की शाम 4 बजे पेश आया था, कर्नल हसन सैयद खुदाई हलाक हुए थे। मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने उन्हें 5 मरतबा गोलियां मारी जब वो अपनी कार में सवार हो रहे थे। 3 गोलियां उनके सर में लगी, 2 उनके हाथ पर लगी। हमला आवर फौरी फरार हो गए। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि यह हमला इनकलाब के दुश्मनों ने किया है। इससे पहले ऐसे ही हमले में ईरान के बाद साइंसदानों को भी हलाक किया गया। ऐसे हमलों के लिए आमतौर पर इसराइल को जिम्मेदार समझा जाता है। रईसी ने मस्कत में ओमान के सुल्तान से मुलाकात की और कहा कि वो ट्रेड, एनर्जी और टूरिज्म जैसे शोबों में आपसी ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पेरिस में कतर के सफारत खाने पर एक हमला किया गया जिसमें सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। फ्रेंच ओहदेदारों ने ये बात बताई, लेकिन ओहदेदारों ने इस बात को कंफर्म करने से इनकार कर दिया कि क्या यह दहशतगर्दी की कार्रवाई है। कानूनी ओहदेदारों ने बताया कि हम कत्ल के इल्ज़ाम में तहकीकात शुरू कर चुके हैं और ये बात साफ नहीं है कि कौन सा हथियार कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी गार्ड की मौत के हालात के बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा गया। फ्रेंच मीडिया में कहा गया कि सफारत खाने के अंदर एक शख्स हलाक हुआ। बात यूक्रेन की। यूक्रेन के सदर वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की ने रशिया के खिलाफ और ज्यादा पाबंदियां लगाने पर जोर दिया है। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो मॉस्को के साथ हर तरह के तिजारती ताल्लुकात खत्म कर दें। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की दोबारा तामीर के लिए हर महीने $5 बिलियन की जरूरत है। उन्होंने डेवोस इकोनॉमिक फोरम में खिताब करते हुए मुतालबा किया कि रशिया के खिलाफ तेल की पाबंदी लगाई जाए। ज़ेलेंस्की ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 से खिताब किया। उनकी तकरीर से पहले यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजियों से मुताल्लिक इदारे ने ऐलान किया कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 65 लाख लोगों ने यूक्रेन को छोड़ा है। कीव की एक अदालत ने रशिया के एक सिपाही को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस सिपाही पर एक निहत्ते यूक्रेनी शहरी को हलाक करने का इल्जाम था। इस सिपाही ने अपना जुर्म कबूल किया है। यह इस तरह का पहला मुकदमा है। रशिया की वजारत दिफा ने कहा है कि उसकी फौज ने ईस्ट यूक्रेन में दर्जनों मकामात पर हमले किए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ईस्ट यूक्रेन में रोजाना 100 लोग औसतन हलाक हो रहे हैं। यूक्रेन के सदारती एडवाइजर ने इस दौरान कहा कि रशिया के साथ सीज़फायर का इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि कीव मॉस्को के साथ ऐसी कोई डील नहीं करेगा जिसके नतीजे में उसे अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। पोलैंड ने रशिया के साथ एक गैस पाइपलाइन समझौता खत्म कर दिया है। रशिया ने कहा है कि उसने लड़ाई के दौरान अमरीकी साख्ता M777 होविट्ज़र जेट को तबाह कर दिया है। रशिया ने कहा है कि लुहांस्क के 95% इलाके पर उसका कंट्रोल हो गया है। लुहांस्क ईस्ट यूक्रेन के इलाके डोनबास का एक हिस्सा है। रशिया के सिपाहियों ने मारियोपोल स्टील प्लांट में क्लियरिंग ऑपरेशन किया। इस प्लांट में फंसे हुए तमाम यूक्रेनी सिपाही बाहर निकल चुके हैं। इनमें से ज्यादातर सिपाहियों को रशिया के कंट्रोल वाले इलाकों में भेज दिया गया है।
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ट्यूनीशिया में अपोजिशन अन्नहज़ा पार्टी ने नया दस्तूर बनाने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाने की तजवीज़ रद्द कर दी है। सदर कैस सईद ने यह तजवीज़ पेश की थी। अन्नहज़ा ने कहा कि ये फैसला जायज़ दस्तूर से इनहराफ है। सईद ने कानून के एक प्रोफेसर को इस एडवाइजरी कमेटी का चीफ बनाया है। इस कमेटी से कहा गया है कि वो 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सदर को पेश करे। अन्नहज़ा और दूसरी अपोजिशन पार्टियां इस अमल में शामिल नहीं हो रही हैं। 2014 में मुल्क में लंबी बातचीत के बाद एक दस्तूर बनाया गया था। इसमें कई सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने अपना किरदार अदा किया था, लेकिन सदर कैस सईद ने ऐसी इंक्लूसिव बातचीत की तजवीज़ रद्द कर दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी मुखालफत करेंगे उन्हें ट्यूनिस के मुस्तकबिल के बारे में बहस में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। जुलाई 2021 में सदर ने वज़ीर आज़म हाशिम हेशी को बरतरफ कर दिया था और पार्लियामेंट सस्पेंड कर दी थी। तब से मुल्क में बहरान पाया जाता है। इसराइली फौज ने गाजा के खान यूनुस के करीब फ़लस्तीनी किसानों को निशाना बनाया और बुलडोजर्स के जरिए उनके खेत रौंद दिए। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। मकामी सोर्सेस के हवाले से कहा गया कि 10 फौजी गाड़ियां और बुलडोजर्स खान यूनुस के इलाके नूरा में दाखिल हुए और ये कार्रवाई की। फ़लस्तीन की एक लड़की ने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से ग्रेजुएशन तकरीब में हाथ मिलाने से इनकार करते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। वाशिंगटन की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तकरीब हुई, जहां अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने हिस्सा लिया। फ़लस्तीनी स्टूडेंट नूरा अपनी डिग्री लेने के लिए फ़लस्तीनी झंडे के साथ स्टेज पर पहुंची। उन्होंने डिग्री वसूल की, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से हाथ नहीं मिलाया और कुछ कहते हुए आगे निकल गई। उन्होंने दूसरे मेहमानों से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इस तकरीब में कम से कम 6 स्टूडेंट्स ने फ़लस्तीनी झंडा लहराया। बताया गया कि नूरा ने इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से हाथ नहीं मिलाया। इंडिया लौटते हैं। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई मंगल तक मुलतवी कर दी है। अब इस केस में मंगल को दिन के 2 बजे सुनवाई होगी और उम्मीद है कि इस ताल्लुक से अहम फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में सुनवाई और दलीलें मुकम्मल हो गई हैं। अदालत ने अपना फैसला महफूज कर दिया है। पीर को सुनवाई के दौरान सिर्फ 23 लोगों को कमरे अदालत में आने की इजाज़त दी गई। इनमें 19 वकील और 4 दरख्वास्त गुजार थे। डिस्ट्रिक्ट जज A.K. विश्वेशिया इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। बाज़ औरतों ने दरख्वास्त दाखिल करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर रोज़ाना पूजा की इजाज़त मांगी है। इस दरख्वास्त पर अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो सर्वे का हुक्म दिया था। इस सर्वे की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। ऐसा दावा है कि सर्वे के दौरान वज़ू खाने में शिवलिंग पाया गया, लेकिन मुस्लिम फरीक का कहना है कि यह दरअसल वज़ू खाने का फव्वारा है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद केस में फ़िलहाल दखल नहीं देगी। हिंदू फरीक ने 1991 का इबादतगाह कानून बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। इस कानून में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के वक्त इबादतगाहों की जो हालत थी वो हालत बरकरार रहनी चाहिए। मुस्लिम फरीक ने इस दरख्वास्त को रद्द करने की ख्वाहिश की है। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्क की बुनियादों को हिलाया जा रहा है और दस्तूर खतरे में है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हरासा करने के मामले में BJP के वजीर एक दूसरे पर बाजी मारने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने यह भी कहा कि BJP मुसलमानों को उकसा रही है ताकि उससे मुसलमानों की नस्ल कुशी का मौका और बहाना मिल सके। मंकी पॉक्स बीमारी इसराइल पहुंच गई है। WHO ने कहा है कि दुनिया में फिलहाल तकरीबन 100 केस पाए गए हैं। मंकी पॉक्स केसों में इजाफे से पूरी दुनिया में खतरे की घंटियां बज रही हैं। इसराइली अहदेदारों ने कन्फर्म किया कि बैरूनी मुल्क से आने वाला एक शख्स इस वायरल इन्फेक्शन से मुतासर हुआ है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि मंकी पॉक्स की सूरत हाल फिक्र की बात है। WHO ने कहा है कि अब तक 92 केसेस कन्फर्म हुए हैं और 28 केसेस का शुबा है। इसराइल का केस मिडल ईस्ट में मंकी पॉक्स का पहला केस है। बाइडेन से साउथ कोरिया में मंकी पॉक्स के बारे में सवाल किया गया था। यूनाइटेड नेशंस के रेफ्यूजी इदारे ने कहा है कि दुनिया भर में 100 मिलियन से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया है।
اس ریفیوجی ایجنسی نے جنگوں، لڑائیوں اور بحرانوں سے فرار لوگوں کے بارے میں اپنا نیا ڈیٹا پیش کیا۔ اس میں یوکرین کا بھی ذکر ہے۔ عالمی ادارے نے کہا کہ ایتھوپیا اور کانگو جیسے ملک بھی ان ملکوں میں شامل ہیں جہاں بڑی تعداد میں لوگوں کو باہر نکلنا پڑا ہے۔ یو این ہائی کمشنر فلیپو برانڈی نے ایک بیان میں کہا کہ 100 ملین لوگوں کا بے گھر ہونا ایک ریکارڈ ہے جو پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس سے ہم سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور ہم سب کو تباہ کن جنگوں اور بحرانوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ 100 ملین لوگوں کا مطلب پوری دنیا کی آبادی کا 1% سے بھی زیادہ ہے۔ صرف 13 ملکوں کی آبادی اس تعداد سے یعنی 100 ملین سے زیادہ ہے۔ زبردستی اس تعداد کو بے گھر ہونا پڑا ہے۔ 2012 میں ایسے لوگوں کی تعداد 41 ملین تھی جبکہ 2019 میں یہ 80 ملین ہو گئی۔ 2020 میں دنیا بھر میں 82 ملین سے زیادہ لوگوں کو زبردستی بے گھر ہونا پڑا تھا۔ یو این ادارے کے ڈیٹا میں ان لوگوں کا بھی حال بیان کیا گیا ہے جو ریفیوجی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے ہی ملکوں میں بے گھر ہیں۔ افغانستان، برکینا فاسو، ایتھوپیا، میانمار اور نائجیریا سے بڑی تعداد میں لوگ فرار ہوئے ہیں۔ رشیا نے 24 فروری کو یوکرین پر حملہ شروع کیا تھا۔ اس کے بعد سے 8 ملین سے زیادہ لوگ ملک کے اندر بے گھر ہوئے ہیں اور 6 ملین سے زیادہ یوکرین سے فرار ہوئے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ چائنیز حملے کی صورت میں تائیوان کی حفاظت کریں گے، بائیڈن کا اعلان۔ امریکی پالیسی میں اہم تبدیلی۔ چائنا کو کمزور نہ سمجھیں، بیجنگ کا سخت جواب، کہا خود مختاری کا معاملہ ہے۔ منگل کو ٹوکیو میں ہوگی کوارڈ سمٹ، امریکہ، انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا کے لیڈرز حصہ لیں گے۔ مودی نے ٹوکیو میں کی بزنس لیڈرز سے ملاقات، کہا جاپان انڈیا کی ترقی کا اہم پارٹنر ہے۔ دنیا رشیا کے خلاف اور پابندیاں لگائے، ڈیووس فورم سے زیلنسکی کا خصوصی خطاب۔ دنیا بھر میں 100 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر، یو این ریفیوجی ایجنسی کی چونکا دینے والی رپورٹ، کہا بحرانوں کو حل کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ ریولیوشنری گارڈ کرنل کی ہلاکت کے لیے استعماری طاقتیں ذمہ دار ہیں، رئیسی کا الزام، کہا ایران بدلہ لے گا۔ پیرس میں قطری سفارت خانے کے اندر حملہ، سیکیورٹی گارڈ ہلاک۔ گیان واپی مسجد پر وارانسی کورٹ میں سنوائی مکمل، منگل کو فیصلہ، ہندو فریق نے کہا عبادت گاہ قانون ختم کیا جائے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔